हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी। स्टूडेंट, क्लास 10th के इस सेशन में 2024-25 सेशन में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं अगर हम लोग सीबीएसई गाइडलाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज ना हम क्लास 10th के इस सीरीज में सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज के वीडियो में हम लाइट का इंट्रोडक्शन और पढ़ेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोगों ने ये इस चैनल के वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज उनको देखिए और अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करिए, क्योंकि मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप लोगों ने इसके वीडियोस देखे हैं, इनसे आप लोगों ने अपने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो ये कभी फेल होने वाले नहीं है। ठीक है, कहीं पर आपको समझ में आए या ना आए, लेकिन यहां पर आपको 100% समझ में आने वाला है। स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम लोगों ने एक वीडियो डाला था जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी में इंट्रोडक्शन ही किया था केवल, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि सर हमारे यहाँ लाइट चैप्टर शुरू है, रिफ्लेक्शन शुरू है, रिफ्रैक्शन शुरू है, तो प्लीज आप लाइट में वीडियोस करिए, इलेक्ट्रिसिटी बाद में करेंगे। और सीबीएसई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है वो लाइट पढ़ना है। ठीक है, तो आज से हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में आपको 1 बाय 1 वीडियोस मिलते रहेंगे जिससे आप अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने स्कोर में कुछ मार्क्स और ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई वी नीड टू स्टडी दिस चैप्टर, और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना वेटेज है। तो बच्चों, सबसे पहले ना ये जो यूनिट है लाइट की, ये कैसी है, ये है कलरफुल वर्ड यूनिट। ठीक है, इस कलरफुल वर्ड यूनिट में हम वो सारे फेनोमेना पढ़ेंगे जो हमारे सराउंडिंग्स में, फिजिकल वर्ल्ड में हैपन होते हैं। जैसे आपने रेनबो फॉर्मेशन देखा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देखा, आप अपनी इमेज डेली देखते हैं, है ना, मिरर में अपनी इमेज देखते हो कि नहीं देखते, और बहुत सारी जगह पे मिरर का यूज आप देखते हैं। ठीक है, तो इन सारे फेनोमेना के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, और कुछ फेनोमेना हम पढ़ेंगे हमारे 10th के बाद, मतलब 12th में। ठीक है, हमें यहां पर सिर्फ 2 फेनोमेना पढ़ने हैं। सबसे पहले पढ़ना है रिफ्लेक्शन और फिर पढ़ना है रिफ्रैक्शन। ठीक है, और इसके एप्लीकेशन। ओके, बात आती है कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं 26 मार्क्स के फिजिक्स की, तो 26 मार्क्स में इस लाइट चैप्टर का जो वेटेज है ना, वो लगभग 9 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 9 मार्क्स का। तो अगर मैं बात करूं कि 9 मार्क्स कितने परसेंटेज के बराबर होंगे, तो लगभग 2% के बराबर होते हैं। तो इकलौता ऐसा चैप्टर है जो 8 से 9 नंबर का आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कुछ चेंज हुआ है, पैटर्न भी चेंज हुए हैं। ठीक है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, एनईपी के अकॉर्डिंग जो नया एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके बाद इसके उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो, तो इंपॉर्टेंस क्या है? 9 मार्क्स की इंपॉर्टेंस है। और ये दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग जानेंगे जो हमारे सराउंडिंग्स में ऑप्टिकल फिनोमेना हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। जैसे आप मुझे देख पा रहे हैं तो कैसे देख पा रहे हैं, आप अपनी इमेज देखते हैं मिरर में तो कैसे देख पाते हैं, सो ऑन। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं भाई, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, है ना। शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आता है भाई व्हाट इज लाइट, कि लाइट है क्या एंड व्हाई वी नीड टू स्टडी। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। सबसे पहले पढ़ेंगे लाइट है क्या। देखो भाई, क्या है लाइट? क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 9th में जब आपने साउंड चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में मे भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो रिसेंट वीडियो है हमारा क्लास 9th का जिसमें हम लोगों ने अबाउट वेव डिस्कशन किया है, तो आप उसको जा करके देख सकते हैं 2x की स्पीड में, तो आपको वहां से क्लियर समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक इस टाइप की वेव होती है जिसको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसलिए इसका जो नेचर होता है वो ट्रांसवर्स नेचर होता है, तो इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलो बात करते हैं दैट पॉजेज एनर्जी। ये एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो एनर्जी पॉज करती है एंड प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, और इसकी हेल्प से क्या करते हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं तो जो लाइट है ना इस बोर्ड में पड़ रही है, और लाइट पड़ने के बाद मेरे आंखों में पड़ रही है, इस वजह से मैं इस बोर्ड को देख पा रहा हूं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर है बात? चलो भाई, चलो इसके पॉइंट, कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्या।
इट डज नॉट नीड मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी हम लोगों ने इसमें डिस्कशन किया है। फिर क्या है, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ। जो लाइट है वो कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है। और बच्चों स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करना लाइट का, ये कहलाता है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। क्या कहलाता है, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। इसको हम एक एक्टिविटी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कैंडल जला दी तो कैंडल की जो लाइट है वो चारों तरफ फिल हो जाएगी। ओके, अब अगर मैं कैंडल के सामने एक ओपेक ऑब्जेक्ट लगा देता हूं, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, देखो तीन तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसलूसेंट और एक होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होता है स्टूडेंट्स जिसमें लाइट ना एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर हो जाए। जैसे कोई ग्लास सीट ले ली, अब मैं उसमें टॉर्च मारूंगा ना तो लाइट क्या हो जाएगी, आर पार हो जाएगी, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ओके, ट्रांसलूसेंट क्या होता है, एक ऐसा मीडियम जिसमें जो लाइट है वो बहुत कम मात्रा में क्या हो, ट्रांसफर हो, पूरी तरह से ना ट्रांसफर हो, कुछ कुछ मात्रा में ट्रांसफर हो। और ओपेक क्या होता है, ओपेक होता है एक ऐसा मीडियम जो शैडो कास्ट करता है, मतलब लाइट ट्रांसफर नहीं हो पाती। क्लियर। तो कैंडल जल रही है, कैंडल जलने के सामने अगर मैंने अपना पाम लगा दिया तो जो लाइट है वो इसमें क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, और ये जो पाम है वो पीछे एक शैडो कास्ट करेगा। इट मीन दैट कि लाइट सीधे चल रही है, क्योंकि अगर लाइट सीधे ना चल रही होती तो पीछे शैडो कास्ट नहीं होती, वो कुछ इस तरह से निकल के शैडो को कास्ट होने से रोक सकता था, है कि नहीं। तो हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है। अच्छा, जो मैं बोल रहा हूं मे भी हो सकता है इसमें ना लिखा हो, तो आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, पेन कॉपी निकाल के बैठो तो ज्यादा मजेदार चीज होगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। तो क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं स्पीड। तो लाइट ना इस यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट नोन सब्सटेंस है, जो जिसकी स्पीड होती है किसके बराबर, इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इसको ना सन से अर्थ में आने पे लगता है 8 मिनट। अप्रॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स टाइम लगता है 8 मिनट। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया बात है। एक पॉइंट मैंने यहां पर कैसा वैकेंट छोड़ा है, क्यों वैकेंट छोड़ा है, क्योंकि जो लाइट है ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, वेव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वेव। लाइट कैसा नेचर शो करती है, वेव नेचर। लेकिन इसके अलावा लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। कैसा शो करती है, पार्टिकल नेचर। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो सन से है ना, सन से पार्टिकल्स आ रहे हैं और उन पार्टिकल में एनर्जी खूब सारी आ रही है। ठीक है, तो उन पार्टिकल्स को हम एनर्जी बंडल्स बोल सकते हैं, जिनको कहा जाता है क्वांटा। ठीक है, तो ये ना सारी चीजें डिटेल में आप 12th में पढ़ोगे। फिलहाल सिर्फ इतना आपको जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब वेव की तरह बिहेव करती है और पार्टिकल नेचर भी शो करती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे फिनोमेना हैं जो वेव नेचर से डिफाइन नहीं किए जा सकते। ठीक है, तो अब इसके कितने नेचर हो गए, 2 नेचर हो गए, एक पार्टिकल नेचर, एक वेव नेचर। तो कहा जाता है कि जो लाइट है ना, जो लाइट है वो कैसा नेचर शो करती है, डबल नेचर शो करती है, डुअल नेचर लाइट है ना, डबल नेचर शो करती है। तो इट्स ऑल अबाउट द लाइट, जो हमें क्लास 10th में जानना है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं तो इससे ज्यादा किसी भी चीज से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, बाकी रही बात की स्पीड कब चेंज होती है ना, इसकी वेवलेंथ कब चेंज होती है, क्योंकि वेव है तो वेवलेंथ होंगे, है ना, फ्रीक्वेंसी होंगी, ये कब चेंज होती है, तो ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना के टाइम पे। ठीक है, क्लियर है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जब आगे बढ़ते हैं, बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं, आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, अब हमारा जो पहला फिनोमेना है, 2 फिनोमेना हमें पढ़ने हैं। पहला फिनोमेना पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा पढ़ना है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज के इस वीडियो में हम छोटे से हम इसमें डिस्कशन करेंगे केवल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर। चलो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बच्चों जो रिफ्लेक्शन होता है ना, वो क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश। तो क्या जरूरी है केवल स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस में ही अप्रोच करे तो ऐसा पॉसिबल है। ओके, सरफेस एंड द लाइट रे बाउंस बैक। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सोर्स है, यहां से लाइट आई, ये हमारे पास स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड क्यों किया, ताकि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से आर पार ना हो जाए। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया, पीछे से पेंट किया। वो कैसी हो गई, ये हो गई हमारे पास ओपैक हो गया। अब स्मूथ सरफेस तो है और लाइट इससे ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो स्मूथ सरफेस से लाइट रे इंसिडेंट करती है और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, बाउंस बैक हो गई।
ओके, तो दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? देखो फॉर एग्जांपल, देखो आपको ये फिगर दिख रहा है, मान लो आप मिरर के सामने खड़े हो, आपको अपनी शक्ल दिख रही है, तो कैसे दिखती है? लाइट आपके ऊपर पड़ती है और पड़ने के बाद यहाँ आप मिरर में पड़ती है, तो मिरर ना इमेज फॉर्म करता है बिल्कुल हूबहू आपके जैसी। इमेज है तो बिल्कुल आपके जैसी बनेगी। मतलब इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमेना का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, क्या रिफ्लेक्शन क्लियर हुआ? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी स्मूथ मीडियम, या मैं कह सकता हूं एनी पॉलिश्ड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन था कि क्या स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से ही बाउंस बैक होता है? तो नहीं। कोई भी सरफेस हो, स्मूथ ना हो, रफ सरफेस हो, लाइट आएगी तो बाउंस बैक होगी। हाँ, हो सकता है एक प्रॉपर तरीके से ना हो, बट बाउंस बैक होगी। ओके, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कहलाता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। आगे जो पढ़ेंगे, ये क्लास 8th में आपने होपफुली पढ़ रखा होगा। रिफ्लेक्शन के बारे में क्लास 8th में पढ़ाया जाता है। कुछ ऐसे बुक्स में जो लाइट चैप्टर है उसमें रेफरेंस में गिवन है। ठीक है, तो इतना टफ टास्क नहीं होगा ये आपके लिए। चलो अब बात करेंगे हम लोग क्या, अब बात करेंगे कि कितने टाइप का होता है। तो एक होता है देखो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, है ना, और एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। अभी हमने स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस की बात की थी ना, ये उसी से रिलेटेड है। तो दो तरह की सरफेस हो सकती है, या तो खुरदुरी रफ सरफेस होगी और या तो पॉलिश्ड सरफेस होगी, है कि नहीं? इसके अलावा तो कोई सरफेस हो नहीं सकती बच्चों। तो देखो ये आपको सरफेस कैसी दिख रही है? रफ सरफेस दिख रही है ना, उबड़ खाबड़ दिख रही है। तो लाइट रे आई, कुछ एक इधर निकल गई, लाइट रे आई इधर निकल गई, ऐसे निकल गई, बस एक रिफ्लेक्शन तो हुआ बट प्रॉपर नहीं हुआ। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं, या इसी को कहा जाता है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहा जाता है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, फिर बात करते हैं हम दूसरे पार्ट की, जिसका नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर क्यों कहा गया? क्योंकि ये सरफेस हमारे लिए क्या है? स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस है, तो इसमें लाइट ना प्रॉपर आएगी, प्रॉपर रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो जाएगी, तो इसलिए इसको कहा जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आप लोगों ने हो सकता है कि एक्टिविटी की हो गांव में, घर में, क्या करते हैं, एक मिरर लेते हो, मिरर को सन के सामने रखो तो उसकी लाइट दूसरी तरफ क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। जैसे देखो इसने टॉर्च किया, यहां पर उसने मिरर लगा दिया तो लाइट इसी की तरफ बाउंस बैक हो गई, है ना। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन दो टाइप का, रेगुलर और इर्रेगुलर। ठीक है, इर्रेगुलर को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो होपफुली कि आपको यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो सुनने में थोड़ा डरावना भले ही लग रहा हो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन है ये बहुत आसान। चलो जरा समझते हैं। लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले एक चीज समझ लो। अगर मान लो हमारे पास कोई एक सरफेस है और इस सरफेस में मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, मान लो मैंने कोई परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, या मैंने परपेंडिकुलर यहां पर ड्रॉ कर दिया, कहीं पर भी ड्रॉ कर देता हूं मैं, तो ना इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन। अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर, इमेजिनरी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल लाइन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, नॉर्मल का एक और काम होता है। मान लो हमारे पास दो पार्ट हैं और हमने एक नॉर्मल यहां पर ड्रॉ करी, तो ये इस पार्ट मतलब पार्ट ए और पार्ट बी को इक्वली डिवाइड कर देगी, मतलब ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है अगर समझ में आ गई। चलो अब हम मूव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की तरफ। क्या होते हैं? देखो बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस वीडियो को लास्ट तक देखना है तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और यहां से आप नोट्स बनाते चलो, और ये मैं गारंटी लेता हूं कि आपको ना इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली। देखो तो मान लो हमारे पास एक मीडियम है, ठीक है, और इस मीडियम को हमने पॉलिश कर दिया। क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? रे ऑफ लाइट इसमें इंसिडेंट कराएंगे। ये मीडियम है हमारे पास L और M, इसमें ना एक हमने लाइट इंसिडेंट कराई, एक रे इंसिडेंट कराई। ये हमने इंसिडेंट रे करा दी, कौन सी? P। ओके, PQ। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? अब ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बाउंस बैक हो जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बाउंस बैक हो गई कि नहीं हो गई? ओके, अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट स्ट्राइक एनी प्लेन स्मूथ मीडियम इट्स बाउंस बैक इन सेम मीडियम। ओके, तो रिफ्लेक्शन हो गया। अब ना क्या करते हैं, एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। ये देखो ये नॉर्मल हो गया और हमने इसका नाम दे दिया L। क्लियर? थोड़ा सा इसके टर्म समझते हैं। क्या समझते हैं? टर्म समझते हैं। क्या टर्म? सबसे पहले ये लाइट इंसिडेंट हुई, आई ना,
इनकमिंग हुआ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, रे ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रे ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? इसके बाद ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद बाउंस बैक हो गई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और ये परपेंडिकुलर लाइन है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। क्या बोलते हैं? नॉर्मल रे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? होपफुली क्लियर आ गई होगी। देखो, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है ना इंसिडेंट रे का, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंट। मैं यहां पर एरो करके लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो हमारे पास एंगल बन गया ना, इसको बोलते हैं एंगल आर। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? टर्म समझ में आ गए कि नहीं आ गए? ओके, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? चलो अब देखो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो पहला पॉइंट है वो क्या कहता है? तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि रे ऑफ इंसिडेंट, रे ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं? ये होते हैं मीट एट सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो कोई लाइट रे इस पॉइंट में इंसिडेंट करेगी तो इसी पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा तो है नहीं कि मान लो कोई लाइट, मान लो ये सरफेस है, यहां से इंसिडेंट करती है, मान लो ये इंसिडेंट करती है, ठीक है। अब लाइट अगर रिफ्लेक्ट होगी तो इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ऐसा तो नहीं कि इंसिडेंट यहां से कर रही है, रिफ्लेक्ट यहां से कर रही है, ये तो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे मीट एट सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। पहला जो हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ हमने जो पढ़ा, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों क्या होता है, सेकंड क्या होता है। देखो ये एक एंगल बन रहा है, अगर देखा जाए तो ये पूरा एक प्रॉपर एंगल बन रहा है और नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर हो गया। और नॉर्मल का एक नेचर है कि वो इक्वल डिवाइड कर देता है जहां से वो ड्रॉ किया जाता है। तो देखो यहां से नॉर्मल ड्रॉ किया गया, मतलब इस पूरे एंगल को, ये जो पूरा एंगल दिख रहा है, इसको उसने क्या कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया। इक्वल डिवाइड कर दिया तो मैं क्या कह सकता हूं, कह सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ये किसके लिए वैलिड है, प्लेन मिरर के लिए या कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, कोई भी ऐसा, मतलब 3-4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसके लिए वैलिड माना जाता है। तो ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है किसी भी सरफेस के लिए, किसी भी टाइप की सरफेस के लिए वैलिड है, हर जगह ये फॉलो अप होगा। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको पॉज करके अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये आसान टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन आपके सामने आ गए, क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कहता है द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर, मतलब जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसके लिए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 1 प्लेन मिरर ओनली, ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव मिरर। अच्छा, आपको जिसने पढ़ रखा होगा, घर में बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होंगे क्या होंगे, अदरवाइज नहीं पता तो ये एप्लीकेशन जब हम लोग पढ़ेंगे ना रिफ्लेक्शन का, तो हम सीखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर क्या होते हैं, या कॉन्वेक्स मिरर ओनली या ऑल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बच्चों होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी फॉर डॉक्टर। होपफुली क्लियर हो गया होगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है
कहता है ये जो एंगल है हमारे पास, ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्रीज है। कितना है 60 डिग्री। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर। क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल आर। तो बहुत बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं कि ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, बट हमें एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर वो एंगल्स देखने हैं जो नॉर्मल के साथ बन रहे होंगे। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल है, ये हो गया एंगल ऑफ आई और ये हो गया एंगल ऑफ आर। ठीक है, चलो अब हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल, ये देखो ये हमारे पास इंसिडेंट रे होगा, ये नॉर्मल रे होगा, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। अब हम ये जानते हैं कि जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। क्या होती है? सरफेस के परपेंडिकुलर। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि ये जो नॉर्मल है ये इस सरफेस के 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। कितना डिग्री एंगल बना रही होगी? 90 डिग्री। और 90 में 60 ये वाला पार्ट हो गया, ये कितना हो गया? 60 डिग्री पार्ट हो गया। तो 90 में 60 निकल गया तो ये कितना बचा? 30 डिग्रीज बचा। और हम वो जानते हैं कि एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। तो आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ आर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। तो यहां से आपका एंगल ऑफ आर कितना निकल के आ गया? 30 डिग्रीज निकल के आ गया आंसर। क्या इतनी बात समझ में आ गई? होपफुली समझ में आ गई होगी। चलो एक और केस देखो। मान लो कहता है कि जो रे ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। कैसे इंसिडेंट कर रही है? नॉर्मली इंसिडेंट कर रही है। तो नॉर्मली इंसिडेंट का मतलब क्या? ये सरफेस, ये नॉर्मल, तो जो लाइट रे है ना वो नॉर्मल के ऊपर से ही इंसिडेंट करेगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब देखो नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच में जो एंगल हुआ, जो एंगल कितना होगा? 0 होगा। देखो ना, ये मान लो नॉर्मल है, ये सरफेस है, ये व्हाइट वाली लाइट रे है, तो नॉर्मल के साथ यहां पर जो एंगल है वो तो 0 हो गया। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? 0 होगा। और अगर ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर, तो एंगल ऑफ आर भी क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आई? क्वेश्चन आता है तो क्या रिफ्लेक्शन नहीं होगा? रिफ्लेक्शन होगा भाई। देखो लाइट आई और टकरा करके वापस से बाउंस बैक हो जाएगी। बाउंस बैक हुई कि नहीं हुई सेम मीडियम में? तो रिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन बच्चों कंडीशन क्या रही? केवल इकलौता ऐसा केस है जिसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ आर क्या होते हैं? 0 होते हैं। कई बार हम ये भी सुनने को मिलता है कि यहां पर रिफ्लेक्शन नहीं अगर होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी। फिलहाल सिर्फ हमें इतना तैयार करना है। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात है। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप इसको नोट कर सकते हो वीडियो को रोक करके। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब चलेंगे तो हम क्या देखेंगे कि हम लोग देखेंगे इमेज जो बनती है वो कैसे बनती है। आपने देखा होगा कि भाई आप मिरर के सामने खड़े हो, फॉर एग्जांपल ये आप मिरर के सामने खड़े हो, ठीक है, हैप्पी मोड में, और ये है मिरर, ये क्या है? मिरर। ये भी आपकी इमेज दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? इमेज दिखा रहा है। ठीक है, ओके। तो ये कैसे फॉर्म हो सकती है? ये जो फॉर्मेशन हुआ, ये जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ, है ना? और ये जो इमेज है इसका नेचर क्या होगा? नेचर कैसा होगा? मतलब क्या ये रियल इमेज बन रही होगी या वर्चुअल इमेज बन रही होगी? दो ही टाइप के नेचर होते हैं, तो या तो ये रियल है या तो वर्चुअल है। तो बच्चों ध्यान रखना, देखो प्लेन मिरर आपके सिलेबस में नहीं है, प्लेन मिरर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। ठीक है, देखो जो मान लो हमारे पास कोई ये प्लेन मिरर है L, ठीक है, तो प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो कैसी बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि सर ये वर्चुअल इमेज क्या होती है, कैसी होती है? तो हम लोग अभी सीखते हैं कैसे। और प्लेन मिरर की एक और खासियत है क्या कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर होगा उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बन रही होगी। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतनी ही डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। और क्या, अगर इस ऑब्जेक्ट की साइज h है तो आपको जो इमेज दिखेगी वो भी h साइज का ही दिखेगा। क्लियर बात कि नहीं क्लियर? क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया बात है अगर क्लियर है इतनी बात तो। जरा देखो फिर से एक बार गौर करो। देख लो, पहला पॉइंट क्या कि साइज जो होगा वो क्या होगा? साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन मिरर। वैसे सिलेबस में नहीं है लेकिन थोड़ा सा कुछ पॉइंट लिख लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्या पूछ लिया जाए। दूसरा क्या, हमारे पास जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ
इमेज के। तीसरा क्या है, जो ये हमेशा वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है। चौथा, इसमें लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन क्या, मान लो ये मिरर लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है क्या, मोटा, क्या लिखा हुआ है, मोटा भाई, ठीक है। तो आपको इसमें क्या दिखेगा, इसमें दिखेगा ATOM, ठीक है। मोटा का उल्टा क्या दिखेगा, एटम। तो ये लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना क्या कहलाता है, लेटरल इन्वर्जन। एम्बुलेंस में एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है लेटरल इन्वर्जन की वजह से। अगर सामने कोई प्लेन मिरर है और अपना आप राइट हैंड उसको हाई बोलते हो तो अपने लेफ्ट हैंड से तुमको हाई बोलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको हम, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलो देखो जरा इसमें इमेज कैसे फॉर्म होती है अगर हम बात करें। अब यहां पर सीखना है कि वर्चुअल इमेज कैसे बन रही है। जैसे मान लो, ये पढ़ाने का मेरा केवल एक रीजन था कि आप पहचान पाओ कि वर्चुअल इमेज क्या है। जैसे मान लो कोई हमारे पास पॉइंट साइज ये ऑब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, P। तो लाइट रे क्या होगा, इससे टकरा करके बाउंस बैक हो जाएगी, बाउंस बैक, रिफ्लेक्शन। लाइट रे इससे टकरा करके क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। कहीं पर इंटरसेक्शन हुआ, बोलोगे सर ये इंटरसेक्शन हुआ, तो नहीं। हमेशा जब इमेज बनती है तो जो रेज होती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे को कट करनी चाहिए, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर जो रिफ्लेक्शन हुआ ये आफ्टर रिफ्लेक्शन थोड़ी हुआ, यहां पर तो ये वाली रे बिफोर रिफ्लेक्शन कट कर गई। ओके, अब जरा देखो, तो इस रेज को हमें क्या करना पड़ेगा, वर्चुअली ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इन जो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इनको वर्चुअली हमें इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर जो इमेज बनेगा वो P' बनेगा। क्लियर, ये बन गई इमेज। क्या बन गई, इमेज बन गई। देखो ये नॉर्मल हमारे पास N1, ये नॉर्मल हमारे पास N2, इमेज बनी कि नहीं बनी? तो कुछ इस तरह से आपको अपनी इमेज प्लेन मिरर में पीछे दिख पाती है। अब देखो, क्या यहां पर जो इंटरसेक्शन हुआ वो रियल में हुआ? नहीं, ये इमेजिनरी इंटरसेक्शन हुआ। इसलिए ऐसी इमेजेस जो कि हमें ऐसा लगे कि इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ रेज से हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो वर्चुअल इमेज में क्या कि ये कैसे बनती है, ये बनती है इमेजिनरी वर्चुअल, मतलब हमें ऐसा लगे, इट सीम्स टू बी दैट कि रेज ना आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट इनका इंटरसेक्शन रियलिटी में ना हो रहा हो। इनका रियलिटी में कहां हो रहा है, हमने जबरदस्ती पीछे इंटरसेक्शन कराया है ना। तो ऐसी इमेजेस को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेजेस बोलते हैं। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? बहुत बढ़िया बात है। वर्चुअल अपने साथ साथ इरेक्ट भी होती हैं। कैसी होती हैं, इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं, और केवल ऐसा लगता है कि हाँ ये सामने कुछ है जो हम सामने से उसको देख पा रहे हैं, बाकी वो रियल में नहीं होता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरेक्ट बोलते हैं। बस समझ में आई। तीसरी चीज क्या है इसकी खास बात कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। अगर हम कोई एक स्क्रीन लगा दें, पर्दा लगा दें और सोचे कि हम इस वर्चुअल इमेज को इस पर्दे में बना दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन इन स्क्रीन। ठीक है, तो ये तीन चीजें कौन सी चीजें, जो वर्चुअल मतलब इट सीम्स टू बी इंटरसेक्ट, ठीक है, वर्चुअल इंटरसेक्शन से जो बने इमेज। दूसरा, ये एक इरेक्ट इमेज बनती है। तीसरा कि इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं वर्चुअल इमेजेस की। तो अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी आपसे पूछता है, अच्छा बताओ व्हाट आर द वर्चुअल इमेजेस, तो आपको सिंपली आंसर करना है कि वर्चुअल इमेजेस वो इमेजेस होती हैं जो वर्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेस से बनती हैं। बात समझ में आई? दूसरा, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। और थर्ड, ये अपने साथ साथ कैसी होती हैं, इरेक्ट भी होती हैं वर्चुअल के साथ साथ। ठीक है, बात करते हैं रियल इमेज की। तो ये कैसे बनती हैं, जब ये रियल में, ओके, रियल इंटरसेक्शन ऑफ इमेजेस का, अगर ये रेज आपस में सच में इंटरसेक्ट कर रही होती तो रियल इमेज बन जाती। कहां देखने को मिलेगा, ये हम जब कॉनकेव मिरर पढ़ेंगे तो रियल इमेजेस हमें देखने को मिलेगा, रियल में उनका इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द इमेजेस विच ऑब्टेन बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। ठीक है, एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। ठीक है, और इनका नेचर क्या होता है, ये रियल के साथ साथ इन्वर्टेड होती है, मतलब अपोजिट बनती है, उल्टी साइड बनती हैं। कैसी बनती हैं ये, इन्वर्टेड बनती हैं। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। कभी सिनेमा हॉल गए हो
तो सिनेमा हॉल में आपने देखा होगा कि जो लाइट का बंच पीछे से आ रहा होता है, वो एक बड़ा सा पर्दा होता है, वो उसमें शो हो रहा होता है कि नहीं? तो वो रियल इमेजेस हैं जो प्रोजेक्ट की जा रही थी किसमें? पर्दे में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्या हो जाएगा? इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, इट कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। होपफुली आपको रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं, इमेजेस क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा होपफुली, है ना? चलो, तो बच्चा पार्टी, मुझे लगता है कि आज के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो के लिए इतना काफी है ना? अगर आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट्स होता है या फिर आपको ये सेशन पढ़ने में अच्छा लगता है, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट ईजिली मेथड से क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।